आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.1 का दूसरे क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे और इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इस अध्याय 4 का पूरा परिचय आपको हमारे पिछले वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो उन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग अकेडमी में। मेरा नाम है वैभव खरे और आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और जो नए स्टूडेंट होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर बुक में से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग अपनी किताब में मिलाइएगा। इसके बाद उस क्वेश्चन का हल यहाँ पर मैं बोर्ड पर आपको लिख कर बताऊंगा और समझाऊंगा। इसका रीजन बहुत छोटा सा है। देखिए हमारे बोर्ड में स्पेस बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर बुक में से आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग वहां पर अपनी पुस्तक में उसे मिला लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उसे हल कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के। इसमें 4 सवाल है, तो आगे चारों सवालों के हल करेंगे हम। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, हमें कुछ स्थितियां दी हुई हैं, उन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, मतलब द्विघात समीकरण उन स्थितियों की सहायता से बनाना है। तो हमारा पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की लंबाई जो है वो क्षेत्र की चौड़ाई जितनी होगी उसके दुगने में एक अधिक होगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो हमारा क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब जितनी चौड़ाई होगी उसका दुगना और उसमें +1 जोड़ दिया जाएगा, मतलब एक अधिक होगी। तो हमें यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसकी, भूखंड की। और सीधी सी बात यह है कि हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाना है, ठीक है। जहां पर समीकरण बन जाएगा हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों से निरूपित कीजिए। स्थितियां दी हैं, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है जिससे कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन चीजों को हमें ज्ञात करना होता है उन्हें हम मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई और लंबाई, या फिर लंबाई और चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना चौड़ाई, चलिए चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और लंबाई, अब स्टूडेंट्स आप देखो बुक में क्या दिया है, लंबाई कैसी करनी है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने यहाँ पर चौड़ाई कितने माना है, x माना है। तो x का दुगना कितना होगा, x का दुगना करेंगे तो दुगना होगा x का 2x। अब इसमें कितने ऐड करना है, उसमें लिखा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब यहाँ पर हमें एक जोड़ देना है। तो ये हमने एक यहाँ पर जोड़ दिया, ये हमारी लंबाई जो हमने मानी है वो बनकर यहाँ तैयार हो गई। तो माना चौड़ाई x है और लंबाई 2x धन 1 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्षेत्रफल भी दिया है उसमें। तो सबसे पहले क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई और लंबाई को क्या माना है, ये है। तो यहाँ पर हम इनके मान रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कर देंगे ताकि स्पेस ज्यादा बचे। तो क्षेत्रफल बराबर
अब लंबाई हमने क्या मानी है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, ठीक है, ये मानी है हमने क्या लंबाई। तो लंबाई हमने मानी है 2x प्लस 1, इसे कोष्टक में कर देंगे, गुणा का चिन्ह है तो अगर हम कोष्टक लगा रहे हैं तो गुणित का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें समझ में आ जाएगा। तो चौड़ाई हमने क्या मानी है x मानी है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो बराबर में क्या लिखना है हमें 528, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कितना है 528 और इसका सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले हमने सूत्र में इसके लंबाई चौड़ाई के मान रख लिए, इसके बाद क्षेत्रफल बराबर कितना आ रहा है हमारा 528 आ रहा है, ठीक है, तो 528 यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से हमारे समीकरण के बनने की प्रोसेस शुरू होगी, तो अब लिखेंगे यहाँ बराबर, अब इस x का गुणा हम इसको x में कर देंगे तो क्या होगा, जब x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x का वर्ग यानी 2x स्क्वायर धन x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x बराबर कितना है 528 है। अब इसके बाद 528 का पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर धन x, 528 उस साइड प्लस के हैं, जब इस साइड करेंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 528 बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये हमारा समीकरण बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है, जिसकी सहायता से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही करना था, और सवाल में भी लिखा है कि इन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण बना लिया है। हमारा जब द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा तो हमारा सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब इसके नीचे दो लाइन हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमारा सवाल था कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो वही लिख देंगे भाई कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, क्या होगा समीकरण जो हमने बनाया है, क्या है 2x स्क्वायर धन x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। तो हमने भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण को ज्ञात कर लिया है, वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हमारा हो चुका है। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और सवाल को लिखने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा, ठीक है, और सवाल कर लीजिएगा। अब हमारा दूसरा सवाल यहाँ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कैसे है पूर्णांक हमारे धनात्मक है और क्रमागत है, मतलब क्रम से है। तो यहाँ पर दो क्रमागत पूर्णांक है, उनका जब गुणनफल करेंगे तो 306 प्राप्त होगा, हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कितने पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, तो दो अगर पूर्णांक है और वो क्रमागत है तो क्रम से होंगे, तो सबसे पहला पूर्णांक क्या होगा x होगा, ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांक को हम x मान लेंगे। तो माना पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या मान लिया, अब देखो वो क्रम से है, ठीक है, सवाल में लिखा है कि दो क्रमागत पूर्णांक है,
तो क्रम से मतलब क्या हुआ, पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक इसमें एक जुड़ जाएगा, तो हमारा दूसरा पूर्णांक होगा x धन 1। और अगर तीसरा होता तो वो क्या होता, तो वो होता x प्लस 2। चौथा होता तो वो होता x प्लस 3। ऐसे बढ़ते जाते एक एक करके। ये होता हमारा दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। अब कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना है। उसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमने दो क्रमागत जो पूर्णांक है वो मान लिए हैं, अब इनका गुणनफल करेंगे। तो इनका गुणनफल क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे x, फिर कोष्टक में x प्लस 1। जब इन दोनों का गुणनफल कर रहे हैं तो हमें बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है, 306। अब यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इस x का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर धन x बराबर में क्या है, 306 है। अब हम इस समीकरण को बनाने के लिए इस 306 को बराबर के साइड पक्षांतर कर देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर धन एक्स। जब ये इस साइड प्लस का है, इस साइड करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगी माइनस की 306 बराबर में आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण यहाँ पर बन गया है। तो अब नीचे लिख देंगे कि पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए, पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, क्या होगा, जो हमने ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न 2 हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और फिर लास्ट में बचेगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। और एक बात आपको यहाँ बता दें, जब वो पूछे 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी होता है बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात जब पूछे वो, तो हमारा क्या आता है, यहाँ आएगा प्लस का निशान। और अगर पूछे 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पूर्व मतलब हो जाए पहले। अगर 3 वर्ष पूर्व यानी पहले पूछे तो आएगा माइनस का निशान। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से देख लेना और याद कर लेना इस चीज को। तो क्वेश्चन था हमारा कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सवाल है यहाँ पर, रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है सबसे पहले उसे हम माना में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना रोहन की आयु। तो हमने यहाँ रोहन की आयु को x मान लिया और रोहन की माँ की आयु भी। तो रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु क्या है। अब तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष, मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी होगी तो देखो यहाँ रोहन की आयु x है। अब x में हम 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन की आयु x है, उसकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में। जब रोहन की आयु x है और उनकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है वो माँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 26 आ जाएगा।
अब कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 3 वर्ष बाद की बात, ठीक है, 3 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष पश्चात। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद क्या होने वाला, क्या होने वाला है 3 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़े। अब तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। जितनी रोहन की आयु है और जितनी रोहन की माँ की आयु है, उन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु यहाँ पर कितनी है, एक्स है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। रोहन की माँ की आयु कितनी है, एक्स प्लस 26 है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर धन 3 लिखेंगे। कितनी हो रही है, अच्छा, तो क्वेश्चन में लिखा है इनकी आयु कितनी हो रही है, 360, तो 360 बराबर में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा समीकरण बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस कोष्टक का गुणा हम इस कोष्टक में कर देंगे। सबसे पहले एक्स का गुणा करेंगे एक्स में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का गुणा करेंगे 26 में, तो धन 26 एक्स। फिर एक्स का गुणा करेंगे 3 में, तो आएगा 3x। फिर अब क्या बचा, 3 बचा। अब 3 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 का जब एक्स में करेंगे तो 3x, 3 का 26 में करेंगे हम, ठीक है। पहला, अब जब 26 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 78, यानी 78। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 78 एक्स। इसके बाद अब क्या बचा, 3 का गुणा 3 में नहीं, 78 एक्स नहीं है, तो 78 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9। 3 का गुणा हमने 3 में कर दिया। अब हमारा आ गया है 3 तिरका 9 और बराबर में क्या था, 360 था। अब इन सभी को हल कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर धन 26 एक्स धन ये 3x और 3x इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6x धन और 78 प्लस 9। तो जब हम 78 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 87, 87 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 87 बराबर 360। अब थोड़ा और हल करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर धन अब 26x में 6x को और जोड़ेंगे हम, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 31, 31x। तो यहाँ आ जाएगा 31x धन 87 बराबर 360। अब क्या करेंगे हम, 360 बराबर प्लस में है, जब इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ इस साइड करेंगे इनको, तो एक्स स्क्वायर धन 31 एक्स धन 87, 360 यहाँ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 360 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर करेंगे तो देखो, अब 360 माइनस की है और 87 प्लस के हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है। तो जब 360 में से हम 87 को घटाएंगे तो हमारे आएंगे 273। कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 31 एक्स माइनस के आ जाएंगे 273 बराबर में आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण बनकर यहाँ पर रेडी हो गया। समीकरण ये यहाँ पर बन गया है। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कि रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण हमने क्या ज्ञात किया है, एक्स स्क्वायर धन 31 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो लिख देंगे कि रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या ज्ञात किया, एक्स स्क्वायर धन 31 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा यहाँ पर समीकरण रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए तैयार हो गया। तो ये होगा हमारा तीसरा सवाल। इसके बाद करेंगे इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल यानी चौथे सवाल को। चलिए तो अब करते हम चौथा सवाल इसका।
अब करेंगे इसका आखिरी लास्ट चौथा सवाल। तो इसका चौथा सवाल क्या है, ये ट्रेन वाला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है। अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल को समझो। सवाल में क्या है, एक रेलगाड़ी है जो 480 की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ रही है मतलब एक समान 480 से ना कम हो रही है ज्यादा, थोड़ी बहुत हो रही है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। अब यदि इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, अभी चल कितनी रही है 480 किलोमीटर पर आवर, कम कितनी कर रहे हैं वो 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो अब जहां वो समय से पहुंचती, अब वहां पहुंचने में होते 3 घंटे और लग रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हमें इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 480। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर 480 है, लेकिन हमें अब वो कह रहे हैं वो भी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्योंकि जो पहले चाल थी उसे तो हमने बदल दिया है, उसमें जो 8 किलोमीटर कम भी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर 480 नहीं मानेंगे, यहाँ हम मानेंगे क्या, एक्स मानेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। तो माना रेलगाड़ी की चाल हमने एक्स मान ली। अब उसमें समय भी परिवर्तन हो रहा है, तो अब हमें समय भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे लिया गया समय, लिया गया। अब देखो यहाँ पर हम समय ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। समय का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आप इंपॉर्टेंट है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी है, दूरी हमारी है 480 किलोमीटर। तो दूरी हमारी यहाँ लिखेंगे हम क्या, 480 किलोमीटर। समय कितना ले रही है वो, तो समय अभी हमने यहाँ क्या है, चाल है, दूरी बटे चाल। तो हमने चाल क्या मानी है, उसकी एक्स मानी है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। ठीक है, तो लिया गया समय हमने मान लिया 480 बटे एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें 8 किलोमीटर कम हो रही है इसकी। ठीक है, वो कम कर रहे हैं चाल को। तो अब अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तब उसके बाद समय कितना लगेगा। अभी तो 480 पे चल रही है, तो समय लग रहा है 480 बटे एक्स। और जब इसे हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम करने पर लगा समय। तो भैया 8 किलोमीटर चाल इसकी हम कम कर देंगे तो हमें कितना समय लगेगा। तो देखो सूत्र वही लगेगा कि क्या सूत्र लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तब भी हमारी उतनी थी और जब इसे कम कर देंगे इसकी चाल तब भी वही रहेगी। तो दूरी हमारी क्या है 480 है और समय क्या था एक्स था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर चाल को कम कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, दूरी में कितनी कमी हुई 8 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 8। ठीक है, इसे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई। तो यहाँ पर 480 बटे एक्स माइनस 8, ये हमारा तब का समय है जब इसकी चाल को कम कर दिया है, और ये तब का समय है जब इसकी चाल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें ज्ञात करनी है क्या, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करने के लिए चाल नहीं ज्ञात करनी है, हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है जिससे हम इसकी चाल को ज्ञात कर सकते। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा पहले समय लग रहा था, क्या लग रहा था 480 बटे एक्स, और 8 किलोमीटर कम करने पर समय कितना लगा है 480 बटे एक्स माइनस 7। तो इस समय में से हम पहले वाले समय को घटा देंगे तो कितनी लेट हो रही है ट्रेन, 3 घंटे लेट हो रही है। ठीक है,
जब 480 की चाल से चल रही थी तो उस टाइम पर पहुंच रही थी, लेकिन जब 480 की चाल से हमने 8% इसकी चाल जो है घटा दी, ठीक है, 8 माइनस कर दिया हमने, तो 3 घंटे वो लेट चल रही है गाड़ी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 480 बटे एक्स माइनस 8, इसमें से क्या कम कर देंगे, ये वाली पहली वाली। तो 480 बटे एक्स, कितने घंटे लेट हो रही है ट्रेन, 3 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो रही है। अब इससे हमारा समीकरण बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे तिर्यक गुणा से हल कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसा होता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम इनका क्या आएगा, इनका आएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स कोष्टक में एक्स माइनस 8, इन दोनों को हमने आपस में गुणा कर दिया। अब 480 का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 480 एक्स आ जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर। इसके बाद 480 को एक्स माइनस 8 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 480 कोष्टक में एक्स माइनस 8 बराबर में क्या है, 3 है। अब इसके बाद इसे हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 480 एक्स क्या है, 480 एक्स माइनस, अब जब एक्स का गुणा 480 में करेंगे तो आ जाएगा 480 एक्स, फिर यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। अब जब हम 8 का गुणा 480 में कर लेंगे तो हमारा आएगा क्या, 3840। यहाँ आ जाएगा 3840 बटे में क्या है हमारा एक्स, कोष्टक में एक्स माइनस 8 है, तो इस एक्स से गुणा हम इस कोष्टक में कर देंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3 लिखा है। अब इस नीचे वाली संख्या को जो यहाँ बटे में है, जब इस साइड कर देंगे बराबर के उस साइड, पक्षांतर करेंगे तो ये 3 के गुणा में आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 480 एक्स, फिर माइनस 480 एक्स धन 3800, नहीं यहाँ डायरेक्ट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ये 480 एक्स है, ये 480 एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। तो इनको हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारा, सिर्फ बचा 3840 बराबर 3, इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x का, तो 3840 बराबर, अब 3 का गुणा इस कोष्टक में कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इस समीकरण को हम जमा कर लिख लेंगे। तो जमा कर क्या लिखेंगे, सबसे पहले x की घात वाली संख्या, तो 3x स्क्वायर फिर माइनस में 24x, फिर बराबर में हमारा जो 3840 है, तो लिखेंगे 3840, और थोड़ा सा इसे जमा लेंगे जब, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब जब 3840 को बराबर के साइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि अभी था प्लस में, तो 3840 बराबर 0। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए ये हमारा बन गया है समीकरण। अब यहाँ तो जगह बची नहीं है, तो आप लोग लिख लेना कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा जो हमने ज्ञात किया है, क्या, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा इसका समीकरण। और आप इसे और भी हल कर सकते हैं। कितना हल कर सकते हैं आप बताएं कि नहीं, बताएं। चलिए, तो इसे हम इस साइड के पोर्शन को अब मिटा देंगे, ठीक है, आप लोग इसे लिख लेना। इसे हम और भी हल कर देंगे अब। तो इसे और हल कैसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 का गुणा 24 में भी आएगा, 3 के दुनिया में 24 भी आता है, और 3 के दुनिया में 3840 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे, 3 हमने कॉमन ले लिए, कोष्टक 3, अब क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3 की दुनिया में 24 कहाँ आते हैं, तो 3 8 24, यहाँ 8x आ जाएगा माइनस। अब देखो 3840 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ लिखेंगे 3840 बटे 3, क्या आ जाएगा, इसी जब काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2,
हो जाएगा 24, या थे 24 ऑप्शन, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1280 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हम लिख लेंगे -1280 और कोष्टक बंद बराबर 0। तो ये हमारा और हल होकर आ गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि यहाँ से ये 3 कहाँ गायब हो गया, तो 3 यहाँ पर चला गया है। जब यहाँ देखो इस समीकरण की गुणा में क्या है 3, तो जब 3 को हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा इसके भाग में, और 0 के भाग में जब कोई भी संख्या आती है तो वो कैसी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमने 3 को ऐसे गायब कर दिया। तो ये हमारा लास्ट समीकरण यहाँ पर बन के आ गया है। और इसके नीचे अब आप लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। और इसी सवाल के साथ हमारी प्रश्नावली 4.1 होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।